हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच जो कि हमने आगामी एग्जाम को देखते हुए स्पेशल स्टार्ट किया है। आगामी एग्जाम HCS 2021 हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी आदि। हम आपको बता दें, हमारी हरियाणा जीके की श्रृंखला हमारे अर्जुन बैच में ऑलरेडी स्टार्ट है। आज जो हम श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हम आपको बताएंगे विस्तार से इनके बारे में और बताएंगे इन्हें क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारत के मैग्ना कार्टा। हम आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट व्यू से फंडामेंटल राइट्स, DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोर्टेंट है। अब आज हम आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारे अगले सेशन में हम आपको बताएंगे DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत जो किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए यानी कल्याणकारी राज्य के लिए ज़रूरी हैं, वो है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। उसके बाद हम आपको बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक अधिकार जो कि 42वें संविधान संशोधन से 1975-77 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि एक मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यानी अब मौलिक कर्तव्य हैं 11। हम आपको बताएंगे उनके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं हम मौलिक अधिकार की। हम आपको बताएंगे कितने हैं मौलिक अधिकार, क्या कहते हैं मौलिक अधिकार, और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 13 में है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं यानी पार्ट हैं। उसके मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं जिनमें से एक भाग में है मौलिक अधिकार। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार भारत के किस संविधान के किस भाग में है। आपका आंसर होगा भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत के नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है भाग 3। मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अधीन और न्यायोचित हैं। यानी कि अगर आपको मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इसके अलावा जो DPSP हैं जो आगे हम बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांत, उनको लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते। सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेके आप न्यायालय जा सकते हो अगर आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार हनन हो रहे हों तो। इसलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम आपको बता दें, मौलिक अधिकारों को इसलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि जब जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में जब वहाँ के नागरिकों को जब पहली बार अधिकार दिए थे तो वहाँ कहा गया था मैग्ना कार्टा, मतलब कि इतनी ज़्यादा अधिकार देना, मैग्ना कार्टा शब्द का यूज किया गया था। इसीलिए भारत के मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है समानता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो आपका पता होना चाहिए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 14 समानता के विचार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कोई भी राज्य भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद जाति, रंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव किए बिना कानून के समक्ष समानता गारंटी देता है। यानी अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब इक्वल होंगे, वो किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर सकता जाति, रंग, भेद या राष्ट्रीयता के
आधार पर। बात करते हैं अगला अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यानी किसी भी इंसान से कोई भी इंसान धर्म क्या है उसका मूलवंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, इस तरह से कोई भी भारत में किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये कहता है अनुच्छेद 15। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आरक्षण। जो कि आरक्षण इसलिए दिया गया है कि जो लोग जनहित, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, नागरिकों को विशेष प्रावधान बनाने के लिए और उन्हें ऊपर वो किसी प्रकार से वंचित न रह जाएं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, जो कि अनुच्छेद 15 का एक अपवाद है। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। सार्वजनिक रोजगारों के अवसर में समानता, यानी कि जब भी कभी कोई रोजगार निकालेगी सरकार तो सबको अवसर की समानता मिलेगी, लेकिन इसमें भी अपवाद है, आरक्षण। आगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को समाप्त करता है और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथा पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा या व्यवहार को दर्शाती है जिसमें कुछ दलित वर्गों को उनके जन्म से ही हे की दृष्टि से देखा जाता है और उनके खिलाफ जिंदगी के स्तर पर भेदभाव किया जाता है। उसका उन्मूलन के लिए है आर्टिकल 17। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के लिए है, आपका आंसर होगा आर्टिकल 17। आगे अनुच्छेद 18, राज्य को किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है, लेकिन राज्य किसी को भी कोई पदवी नहीं देगा। जैसे पहले ब्रिटिश भारत में दी जाती थी सर की उपाधि, इस तरह की उपाधि कोई नहीं देगा। तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो सैन्य में जो देते हैं और जो शैक्षणिक विशेषता जैसे डॉक्टर की पदवी देते हैं वो इससे बाहर है। इसके अलावा कोई भी राज्य यानी कि कोई भी स्टेट या भारत सरकार खुद किसी को कोई भी पदवी नहीं दे सकता और न ही वो किसी को कोई पदवी विदेश से स्वीकार कर सकता है बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना। हमने आपको बताया ये समानता के अधिकार थे 14 से 18 तक। अनटचेबिलिटी, सार्वजनिक रोजगार के कार्यालय यानी कि सभी को अवसर समानता होगी रोजगार की, लेकिन हमने बताया इसका अपवाद आरक्षण है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के ऊपर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार यानी सभी को समानता का अधिकार होगा कानून के समकक्ष। अब बात करते हैं हम अगले स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, भारत के नागरिकों को नागरिक अधिकारों के रूप में 6 प्रकार की स्वतंत्रता गारंटी दी गई है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघों की स्थापना के लिए असेंबली की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, निवास और व्यवस्था होने की स्वतंत्रता, पेशा, व्यवसाय, व्यापार तथा कारोबार की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता दी गई है भारत के अनुच्छेद 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता यानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी निहित है अनुच्छेद 19 में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस संविधान में पत्रकारिता यानी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, आपका आंसर होगा आर्टिकल 19। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो बात करता है वो कहता है कि अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करता है उसको अपनी अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए शामिल है। इसके अलावा इस अनुच्छेद को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी जो अनुच्छेद 20 कहता है कि जो व्यक्ति जो अपराध किया उस वक्त जो कानून था उसी से उसको सजा मिलेगी। अगर कानून नहीं है उस अपराध का तो उसे सजा नहीं मिलेगी, यह अनुच्छेद 20 कहता है। और अनुच्छेद 20 उन अनुच्छेदों में है जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता, आपका आंसर होगा आर्टिकल 20। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है यानी राइट टू लाइफ जिस अनुच्छेद में निहित है वह अनुच्छेद 21 है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्रवाई को छोड़कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। हालांकि अनुच्छेद 21 में विधायी सूचियों के
बढ़ने के साथ अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की शक्तियों की एक सीमा तय हो गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 एक पूर्ण अधिकार के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता नहीं देता, लेकिन स्वयं के अधिकारों की गुंजाइश को सीमित करता है। यानी हर आदमी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो कानून के अनुसार जो दंड दिया जाएगा वो इसमें शामिल नहीं। वो अनुच्छेद 21 से किसी प्रकार की राहत नहीं ले सकता। वैसे अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ है। बात करते हैं अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोध। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है कि कोई भी पुलिस आके कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको प्रोटेक्ट मिलता है अनुच्छेद 22 से। सबसे पहले अनुच्छेद 22 हर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले उसके गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित करने की गारंटी देता है। यानी कोई व्यक्ति अगर पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी तो अनुच्छेद 22 के तहत उसे बताएगी कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, उसको परामर्श करने का अधिकार है ताकि वो अपने पसंद के वकील द्वारा स्वयं का बचाव किया जा सके। तीसरा, गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए और केवल तभी तक हिरासत में रखा जाए जब तक अदालत का आदेश होगा। यानी अगर एक बार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सबसे पहले तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपने किस लिए गिरफ्तार किया है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा जिसे गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के खिलाफ अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है जिसमें महिलाएं, बच्चे, भिखारी या अन्य मानव गरिमा के खिलाफ युद्ध का अतिक्रमण शामिल है। वही अनुच्छेद 24 किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 24। वही मानव तस्करी पर प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल लगाता है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 23। और दोनों 23 और 24 हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक निहित है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रतीक है और भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष तरीके से सेवा करता है, अर्थात सभी धर्मों को बराबर सम्मान है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे। अनुच्छेद 25 विवेक और निःशुल्क व्यवसाय, अभ्यास और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, हर धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग से संबंधित होता है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए या रख रखाव के लिए धार्मिक खर्च के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिशा निर्देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यानी कि किसी भी राज्य यानी सरकार जो है वो किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार के धर्म को निर्देश या प्रतिबंध नहीं लगा सकती। बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है और एक शैक्षणिक संस्था द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। हम आपको बता दें अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें और चलाएं, और वो निहित है आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है कि अल्पसंख्यक अपने धार्मिक और भाषाई आधार पर अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं? आपका आंसर होगा आर्टिकल 30। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो आप क्या करोगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है।
एक मौलिक अधिकार के रूप में अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है। संवैधानिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी गार्जियन ऑफ मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो करता है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 33 जो कहता है वो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के साथ शस्त्र बलों या जबरन लगाए गए आरोपों के लिए FRS के आवेदन को संशोधित करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 35 में ही निर्दिष्ट है कि कुछ विशेष FRS को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास नहीं होगी, ये अधिकार केवल संसद के पास होगा। हम आपको बता दें अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। एग्जामिनर आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, आपका आंसर होगा आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 ही वो शक्ति प्रदान करता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके तहत ही आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट के बारे में हम आपको बताएंगे अगली क्लास में विस्तार से। अब एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में नहीं था, आर्टिकल